गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम आप लोगों को भारत के भौतिक भाग के बारे में अध्ययन कराएंगे। भारत का परिसंक्षिप्त परिचय पिछले वीडियो में हमने दिया था। आज बताएंगे भारत के भौतिक भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ उच्चावच के दृष्टिकोण से अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। उच्चावच के दृष्टिकोण से भारत को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कुछ भूगोलवेत्ता इसको 6 भागों में बांटे हैं, कुछ लोग 4 भागों में बांटे हैं। जैसे डॉक्टर सविंदर सिंह, डॉक्टर चतुर्थ मौर्य आदि लोगों ने भारत को विभिन्नता भौतिक स्वरूप को देखते हुए निम्नलिखित 5 भागों में इसका वर्णन किया है। जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है विशाल मैदान, और कुछ भूगोलवेत्ता इसको गंगा सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी इसको जानते हैं, लेकिन अधिकांश भूगोलवेत्ता इसको विशाल मैदान के नाम से ही नामकरण किया है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार नीचे वाला भाग ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो जल से 3 ओर से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, और जल से 4 ओर से घिरे हुए भाग को द्वीप कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता इसको दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार के नाम से भी इसका वर्णन किया है। चौथा है तटीय मैदान। जो समुद्र के किनारे वाले भाग हैं, चाहे अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो, इसके किनारे वाले भागों को तटीय मैदान कहते हैं। और 5वें नंबर पे आता है थार का मरुस्थल। ये जो थार का महामरुस्थल है जो राजस्थान में, और काफ़ी हिस्सा इसका पाकिस्तान में पड़ता है। इसका 3/4 हिस्सा लगभग पाकिस्तान में और 1/4 हिस्सा भारत में पड़ता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला इसमें उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो एक धनुष की आकृति का फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। इसकी चौड़ाई कहीं 350, कहीं 400, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई जो है अब भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न पाई जाती है। ये उत्तर का पर्वतीय भाग में सबसे विस्तृत रूप में हिमालय है। ये हिमालय जो है, हिमालय का अध्ययन करना भी यहाँ जरूरी है। हिमालय जो हमारा एक प्रहरी के रूप में काम करता है, यह हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, शिवालिक श्रेणी, वाय हिमालय और ट्रांस हिमालय। जो महान हिमालय है इसमें ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें संसार की सबसे ऊंची चोटी, जिसको माउंट एवरेस्ट या सागर माथा या गौरी शंकर के नाम से जानते हैं, वह नेपाल में तिब्बत के समीप पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। कुछ किताबों में 8848 मीटर दिया हुआ है, जो कि पुरानी किताब में है। जबकि भारत की ऊंची चोटी जो है K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि POK में बांटी है। यह भाग POK है। POK जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर K2 है, जिसकी ऊंचाई जो भारत का हिस्सा हुआ करता था 8611 मीटर है। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ने के कारण स्वतंत्र रूप से भारत की जो चोटी मानी जाती है वह कंचनजंगा को मानी जाती है, जो भारत में सिक्किम राज्य में है। जो भारत के 2800 राज्य के सबसे छोटा जनसंख्या दृष्टिकोण से राज्य है, वो सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। इस तरह से कभी कोई पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे K2,
जिसको गॉड ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। जबकि अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका जवाब होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इस तरह से हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं। ये दर्रे जो हैं, दर्रा किसे कहते हैं? ये दर्रा पहाड़ को काट कर बनाए गए रास्ता को दर्रा कहते हैं। पहाड़ को काट कर बनाए गए रास्ता को दर्रा कहते हैं। और यह दर्रा, जिसमें भारत का सबसे प्रसिद्ध दर्रा नाथुला दर्रा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है, जिसमें भारत से चीन को जाया जाता है। दूसरा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो कि ये भी चीन को जाया जाता है। इसको सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये पामीर की पठार को और काराकोरम श्रेणी को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकलता है। एक है जोजिला दर्रा, यह इस दर्रा के द्वारा हम पाकिस्तान को जाते हैं। इसके बाद से अगला दर्रा है सीप किला दर्रा। ये सीप किला दर्रा जो है तिब्बत और भारत के सीमा रेखा पे, ये हिमाचल प्रदेश पर है। फिर उसके बाद से एक है नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। ये नीति दर्रा है, ये लीलपुर दर्रा यहीं पर पाया जाता है। और बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इन दर्रों के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और इसके माध्यम से इस प्रकार से ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों के माध्यम से हम चीन को, तिब्बत को, नेपाल को और भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग पहाड़ी इलाके जो क्षेत्र हैं उनके माध्यम से हम जाते हैं। तो इस तरह से जो हिमालय पहाड़ है वो एक हमारा भारत का प्रहरी है, रक्षा करता है, यानी दुश्मनों को उधर से आने से रोकता है, इसलिए प्रहरी के रूप में जाना जाता है इसको। और उधर से आने वाले ट्रांस साइबेरियन हवाएं जो होती हैं इसको रोकता है। इसके बाद से इसमें हिमालय में तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ऋषि मुनि हमारे सारे इसी में जाकर के अपना अंतिम समय यहीं गुजारते थे और तपस्या करते थे। और सभी जड़ी बूटियां हिमालय से ही प्राप्त की जाती थी। तो हिमालय का बहुत बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं, जिसमें नैनीताल है, देहरादून है, हरिद्वार है, और एक प्रमुख शिमला है, पहाड़ों की रानी मसूरी है, जहाँ पे गर्मियों में लोग जाते हैं और अपना समय पास करते हैं। इसके बाद से चलिए हम दूसरे नोट चलते हैं। विशाल मैदान। विशाल मैदान जो है पंजाब में सतलज नदी से लेकर के गंगा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा प्लस बिहार और पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्से और उड़ीसा के हिस्से इसी के अंतर्गत आते हैं। यह विशाल मैदान अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। उत्तरी भाग में सतलज के मैदान को जाना जाता है, जिसमें सतलज का मैदान जो है ये मानसरोवर झील से जो निकलती हैं नदियां, रावी, सतलज, झेलम, चुनाव, ब्यास, 5 नदियां हैं। 2 नदियों के बीच के द्वाब को 2 नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं और 5 नदियों के बीच के द्वाब को पंच द्वाब यानी पंजाब नामकरण किया गया है, जिसमें रावी, सतलज, झेलम, चुनाव और ब्यास है। सुनिए, रावी, सतलज, झेलम, चुनाव और ब्यास, इन 5 नदियों के बीच के भूमि को पंच द्वाब या पंजाब के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। ये जान लीजिए कि जो उत्तर का विशाल मैदान है यह विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। इतना उपजाऊ मैदान विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ और उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। इसलिए इस मैदानी भाग में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि, अरहर आदि की खेती की जाती है। इसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार। जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने बताया था, प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं।
तो तीन ओर से अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर है। ये तीनों कन्याकुमारी में यहाँ मिलते हैं। ये प्रायद्वीपीय भाग जो है एक त्रिभुजाकार है, या समझिए पंचभुजाकार एक समझिए। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग में भारत की विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली पहाड़ी है, जो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक फैली हुई है। यह भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। इसमें मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल का पठार, सतमुड़ा की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और गारो, खासी, जयंतिया इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद से एक प्रायद्वीपीय यानी ये दक्षिण का पठारी भाग खनिज संपदा के दृष्टिकोण से बहुत ही मूल्यवान है। अब इसमें देखेंगे कि ये सतमुड़ा पहाड़ी दो नदियों को बीच से दो भागों में बांटती है, जिसमें नर्मदा नदी है और इधर ताप्ती नदी है। दोनों को अलग अलग बांटती है, क्योंकि 5 नदियां जो हैं इधर बहती हैं। 5 ही नदी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, लूनी है और माही है। ये 5 नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं और अधिकांश नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो हिमालय पहाड़ से निकलती हैं। कुछ नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और कुछ प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, जमुना जो यमुनोत्री से निकलती है, और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और सरजू, कोसी और दामोदर नदियां ये सब उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बहती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल करके, ये मानसरोवर झील है, यहाँ से निकल करके इसको सापू नदी भी कहते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में आ गिरती है। जबकि गंगा नदी जो है गौमुख पर्वत से निकलकर अलकनंदा और भागीरथी 2 शाखाओं में बढ़कर ऋषिकेश में आकर एक में मिल जाती है और हरिद्वार में आकर पहला स्नान कराते हुए सीधे प्रयागराज में जमुना जी से मिल जाती है और इसके बाद से पुनः यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सुंदरवन का डेल्टा जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है यहाँ निर्माण होता है। ये सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदियों के मुहाने को डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन का डेल्टा सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बना हुआ है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। फिर इसके बाद से आते हैं हम लोग नीचे खनिज चौथे भाग पे, जिसको कहते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग को कहते हैं पश्चिमी भाग और दूसरा है पूर्वी भाग। अध्ययन के दृष्टिकोण से पश्चिमी भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं कोंकण तट, दूसरा है मालाबार तट। कोंकण तट और मालाबार तट। कोंकण तट उत्तरी भाग को कोंकण तट और इधर गोवा से नीचे वाले भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट, नीचे वाले दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट और ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ये जो तटीय मैदान है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तटीय मैदान में विभिन्न प्रकार के नारियल, काजू, किशमिश, यहाँ काजू किशमिश भारत संसार में सबसे अधिक काजू खेती भारत में होती है और केरल राज्य में पाई जाती है, जो कि काजू और उसके बाद से नारियल की खेती और रबड़ का उत्पादन और अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की खेती भी की जाती है इसमें, और माने भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य फसलों का भी इसमें उगाया जाता है, क्योंकि धान की जो 3 फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ जल की अधिकता होती है। यही तटीय इलाके जो नीचे वाले भाग हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। फिर इसके बाद से आते हैं हम लोग थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में इसका लगभग 25% भाग और 75% भाग जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, बालू के कण पाए जाते हैं, ये बालू का स्तूप, छत्रक शिला आदि चीज पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ मैदानी भागों में चारों तरफ धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। नंगे आंखों मुंह से हम उसको देख नहीं पाते हैं, देखते हैं तो सारे बालू कण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर
यहाँ पे सड़कों का निर्माण करना बहुत ही कठिन है। ये सड़कों के निर्माण के नहीं होता है, इसीलिए यहाँ का परिवहन का सबसे अच्छा सुगम साधन जो है ऊँट को माना जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे यदि सड़कें बनाई जाती हैं, हवाई जहाज उतरने के लिए हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, तो आज बन के तैयार होता है, अगले दिन धूल भरी आंधियों के कारण पूरा पैक हो जाता है, जिससे वो रास्ता बंद हो जाता है। हालांकि कुछ हद तक कुछ रास्ते इसमें बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश मरुस्थलीय भागों में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। वहाँ पे क्या नाम है कि आज देखते हैं तो संप्रदाय मैदान है, लेकिन कल रात में अगर सुबह उठ कर देखते हैं तो यहाँ पहाड़ खड़ा हो जाता है, क्योंकि बालू कण धीरे धीरे इकट्ठा होते होते बहुत ही ज़्यादा टीले के रूप में हो जाते हैं, और एक दिन देखते हैं कि वो बालू टीले गायब भी हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारा मरुस्थलीय भाग जो है बहुत कीमती भी है और बहुत खतरे की घंटी बजाता रहता है। इधर से टिड्डियों का आगमन भी होता रहता है, जो कि हमारे लिए, भारत की फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।